हम एक ऐसी शख्सियत से बात करेंगे छात्र राजनीति में था, जिनका नाम संघर्ष के तौर पर भी जाना जाता है। देश का मंत्री बना दिया, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, संघर्ष खूब किया। केंद्रीय मंत्री रहे हैं। वो मेरे जीवन का सबसे अच्छा आदमी। फिर बालाघाट जाना पड़ा। तो बालाघाट तो नक्सलवाद के खिलाफ हमारी आइडियोलॉजी काम करती थी। मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे देश में उनका नाम है। एक मुलाकात रविवार शाम 7 बजे और सोमवार सुबह 10:30 पर सिर्फ न्यूज वर्ल्ड पर। स्कोप कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। आज के इस मुकाबले भरे दौर में सफलता की कुंजी है आपका मेहनत और काम को पूरा करने के प्रति आपका नजरिया। स्कोप कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में हम आपको जुनून के साथ बुलंदियां छूने के लिए तैयार करते हैं। आपके पास होता है किताबी ज्ञान से कहीं आगे हुनर के साथ सफलता का मूल मंत्र। आज हम एक ऐसी शख्सियत से बात करेंगे छात्र राजनीति में था, जिनका नाम संघर्ष के तौर पर भी जाना जाता है। देश का मंत्री बना दिया, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, संघर्ष खूब किया। केंद्रीय मंत्री रहे हैं। वो मेरे जीवन का सबसे अच्छा आदमी। फिर बालाघाट जाना पड़ा। तो बालाघाट तो नक्सलवाद के खिलाफ हमारी आइडियोलॉजी काम करती थी। मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे देश में उनका नाम है। एक मुलाकात। नमस्कार, आदाब। हमारे विशेष एक मुलाकात में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी शख्सियत से बात करेंगे जिनका नाम संघर्ष के तौर पर भी जाना जाता है। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं और मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे देश में उनका नाम है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रहलाद पटेल जी। प्रहलाद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राजनीति में किस तरह से, किस सोच से छात्र जीवन में जब आप आए तो फिर आपको क्यों लगा कि भारतीय जनता पार्टी में ही जाना है और राजनीति करनी है? जब मैं छात्र राजनीति में था तो पहले ही वर्ष में ऐसी परिस्थिति बनी कि भर्तीपुर कांड को लेकर घटना घटी। सामने वाला पक्ष उस समय कांग्रेस का था। वो भी एक वजह है। तो उसके पहले जब मैं हाई स्कूल में पढ़ता था तो एक आपातकाल के समय चुनाव हुआ था हमारे बाई इलेक्शन तो नरसिंहदास कांग्रेस को उम्मीदवार तो बड़ी मार्जिन 200 कुछ वोटों से जीते थे। तो बड़ी बात कही जाती थी कि साहब वोटों की पेटी बदल दी इसलिए ऐसा हो गया। हमने अधिकारी को पूछा तो वो ऐसा जवाब नहीं दिया। मन में कुछ चीज कहीं उपज जाती है और फिर वो धीरे धीरे घटनाक्रम उसको दिशा दे देते हैं। तो मैं मानता हूँ भर्तीपुर कांड की घटना बड़ी घटना थी, जिस कारण से हम सारे लोग जो छात्रावास में रहकर पता लगते हमारे साथी मारा गया था, लगा कि नहीं इनके खिलाफ लड़ना चाहिए और तब तक 80 तक ये सरकार चली। और आपातकाल के समय उसी समय घटना अगर आपको ध्यान हो कि जनता पार्टी टूटी तो ये बड़ा विस्मय था कि किसके साथ जाना चाहिए। तो हमारे सीनियर्स थे उसमें तो सोशलिस्ट थे, बाकी जनसंघ की विचारधारा के थे। तो अल्टीमेट हॉस्टल में बैठक हुई, उसमें तय हुआ कि अटल जी जहाँ रहेंगे अपन वहाँ जाएंगे और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी उसके कुछ महीनों बाद बनी। तो ये एक प्रकार से अलाइनमेंट फिक्स हो गया। मतलब अटल जी के प्रति एक आकर्षण था, उनके नेतृत्व के प्रति। तो फिर किस तरह से जब भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में आए तो शुरुआत कैसे हुई, क्या किया और फिर यहाँ तक कैसे सफल? पहली बार तो मैं गोटेगांव नगर में गया, जाकर वहाँ काम शुरू किया। वहाँ पार्टी का काम बहुत अच्छा नहीं था तो जिले का मुझे ही संयोजक बना दिया, फिर मैं जिले का अध्यक्ष भी मुझे बना दिया।
फिर 4 जिले दे दिए, फिर प्रदेश का मंत्री बना दिया, फिर महामंत्री बना दिया। मैं काफ़ी छोटी उम्र में प्रदेश का महामंत्री बन गया था। स्वराज जी हमारे अध्यक्ष होते थे, मैं महामंत्री था। कुल मिलाकर संघर्ष खूब हुआ पार्टी को खड़ा करने का भी, और साथ में जहाँ पर हम राजनीति करते थे वोटेगा जैसी जगह में जहाँ कांग्रेस बहुत मतलब जहाँ 77 में भी शहर में कांग्रेस कभी नहीं आ रही, तो स्वाभाविक है कि वहाँ टकराहट होनी थी, झगड़े होने थे, मुकदमेबाजी होना थी। तो संघर्ष तो बड़ा लंबा है जिसका हमने अपने साथी को खोया भी। जैसे छात्र जीवन में हमने अपने सहपाठी को खोया, तो यहाँ हमारी जनपद के उपाध्यक्ष का एनकाउंटर हुआ दिव्या सिंह जी के समय, और औसतन एक कार्यकर्ता पर 16 मुकदमे थे। एक तहसील में लगभग 62-63 लोगों का जिला बदर, अगर मेरे हम लोग बात तैयार होते नहीं थे लाइसेंस से, अगर किसी रिश्तेदार के पास है तो उसका भी लाइसेंस कैंसिल, मतलब बताना चरम पर थी। शायद मुझे समझता हूँ इतना लंबा संघर्ष एक तहसील के स्तर पर कहीं हुआ नहीं होगा। तो मैं समझता मध्य प्रदेश की राजनीति में ये अप्रचलित घटना नहीं है। अभी राष्ट्रपा थी, जो आज MLA है, तो लोगों ने प्रताड़ित तो बहुत हुए लोगों बात तो सही। चुनाव लड़ा आपने, एक बार निर्दलीय चुनाव भी लोकसभा का आपने जीता। कैसे इरादा हुआ कि ये निर्दलीय चुनाव लड़ना है और जीत जाएंगे, ये क्या सोचा था या फिर बस लड़ना? नहीं, जीतने का नहीं था। हम लोगों ने तो ये कभी माना ही नहीं था कि हमारी पीढ़ी को कुछ मिलेगा, और जो राष्ट्रवाद की बात लेकर चलते थे उसमें बहुत परिणाम के प्रति रुचि नहीं होती थी। इसलिए हमारी टीम में, इवन मैं स्वराज जी की भी बात करूँगा, आज सब बड़े ओहदों पर है, किसी ने कल्पना नहीं की थी कि हमको मिलेगा। हम सब हमेशा जब मिलते थे बात करते थे कि हमारे आने वाली पीढ़ी ना भुगते। ये बात मैं छात्र राजनीति में भी कहता था, पब्लिक पॉलिटिक्स में भी कहता था। लेकिन अचानक हमको ये संकेत आने लगे कि हमको लोकसभा का चुनाव लड़ना पड़ सकता है। तो मैंने माननीय प्यारेलाल जी अब नहीं है, स्वर्गीय प्यारेलाल जी, वो हमारे बड़े शुभचिंतक कहिए या मार्गदर्शक कहिए, वो हमारी टीम को भी करते थे, ठाकरे जी और प्यारेलाल जी। पर मेरा संपर्क प्यारेलाल जी से ज़्यादा था। तो मैंने उनसे कहा कि हम मध्यवर्गीय आदमी का आपको चुनाव लड़ने का संकेत देना है, तो मुझे लाख 2 लाख रुपए तो कहीं से लेना पड़ेंगे। मेरा परिवार 50,000 रुपये दे पाएगा, ऐसे दे नहीं पाएगा, और मेरे मित्र हैं जो दे सकते हैं। उन्होंने कहा सब हो जाएगा, देखेंगे। वो कभी स्पष्ट कहते नहीं थे, लेकिन संकेत मुझे आने लगे कि मुझे टिकट मिलेगी। अल्टीमेट टिकट मिली, लेकिन समझौते में चूंकि विद्याचरण जी से हमारा मतभेद था, वो जनता दल में उस समय आ गए, उन्होंने टारगेट करके मेरी सीट को समझौते में लिया। ये भी मुझे ये बात नागवार हो गई। मैंने ये बात प्यारेलाल जी को बोली थी, यदि सम्मान तो मुझे चाहिए नहीं, लेकिन मेरा अपमान मत करिएगा, हमारे पास इसके अलावा कुछ है नहीं। तो दुर्भाग्य से वो घटना वैसे ही घटी। तो फिर मैंने फैसला किया कि मैं राजनीति अब इसके बाद नहीं करूँगा, लेकिन ये चुनाव जरूर लड़ूंगा। जीतने की कल्पना नहीं थी, ये कोई गलतफहमी दिमाग में नहीं थी कि जीत जाएंगे। गांधी शंकर जी जैसे व्यक्ति कांग्रेस के उम्मीदवार थे, भारतीय जनता पार्टी ने मुझे बाहर कर दिया था, तो जीतने की कोई संभावना तो थी नहीं। लेकिन जिद थी कि ये आखिरी चुनाव है, पहला और आखिरी लड़ेंगे, और नॉर्थ ईस्ट में संघ का काम करने चले जाएंगे। ये मन में था, और ये बात मैंने पटवा जी को कही भी थी टेलीफोन पर जब उन्होंने कहा। और मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई दादू साहब के यहाँ कि रिजाइन करेंगे और उसमें अनाउंस कर देंगे। तो पटवा जी का फोन आया कि प्रेस मत करो, दौड़ पर चले जाओ, प्रेस छोड़कर पार्टी विचार करेगी। हम चले गए, पार्टी ने विचार किया और रात में मुझे पार्टी से बाहर कर दिया। तो बस फिर वो रास्ता शुरू हो गया। और चुनाव तो चूंकि लड़ना ही था, और लोग पता नहीं, वो दैवी कृपा थी वो चुनाव। मैं नहीं मानता कि मैं चुनाव जीता, और बागी होकर चुनाव जीते। सिवनी लोकसभा थी। सिवनी लोकसभा। उस समय जब आप चुनाव लड़ रहे थे, तब कैसी कैसी चीज़ों का सामना करना पड़ा, क्या परिस्थितियाँ थीं? और शायद ही कोई मध्य प्रदेश से लोकसभा में इतना बड़ा चुनाव, लोकसभा जैसा बड़ा चुनाव शायद ही कोई निर्दलीय इस तरह से जीता हो। नहीं, मैंने आपसे कहा दैवी कृपा थी। पता नहीं कैसे लोग हमारे पीछे चल पड़े। परम पूज्य औशी जी के पास भी गया, चिन्ह छिंदा था। 6 दिन हमने निर्वाचन आयोग का ऐसी कसावट दी थी, पर हमको चिन्ह आवंटित हो गया। बाद में 6 दिन तक हमने प्रचार इसलिए नहीं किया कि चिन्ह मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अल्टीमेट निर्वाचन आयोग ने कहा कि आपके पास यही चिन्ह रहेगा, तो 6 दिन उसके लिए चुप रहे। तो कुल मिलाकर मुझे अच्छे से स्मरण है कि मैं 16 दिन तो सोया नहीं। लेकिन जिस प्रकार से लोगों का मनोभाव था, मैं जिन गाँव में गया ही नहीं, वहाँ भी मुझे वोट मिला। तो जहाँ मैं जाता था ऐसी भीड़ उमड़ती थी जिसका ठिकाना नहीं। आखिरी में मैं सिवनी की सभा में था, तो बड़ी भीड़। कैलाश जी जोशी हमारे खिलाफ प्रचार करने गए, तो लोगों ने उनको वोट नहीं दिया। बाद में फिर मेरी सभा हुई राजगोपाल जी के बाद, तो वो बड़ी ऐतिहासिक हुई।
उसमें मैंने ये बात जरूर कही कि जनता दल के उम्मीदवार का जमानत जब्त नहीं होगी तो मैं जीतने के बाद भी सदन में नहीं जाऊंगा। मतलब ऐसी बातें हमारे मुंह से निकली जैसे कि हम बिल्कुल बड़े कॉन्फिडेंट हैं, जबकि सच ये था कि चुनाव जीतने का कोई वातावरण दिख रहा था, लेकिन ये कहना कि मेरे मन में कभी नहीं आया कि मैं चुनाव जीतने वाला हूँ। लेकिन पता नहीं हार जाएंगे ऐसा भी नहीं था, जनता का रुझान बहुत था, तो उन्होंने पैसे भी दिए और वोट भी दिया। फिर बालाघाट जाना पड़ा उसके बाद। हाँ, 4 चुनाव यहाँ, फिर एक चुनाव श्रीमती गांधी की हत्या के कारण हारे, तो बाकी परिस्थितियाँ बनी, तो DG/IPS बन गए, तो मॉरिशस चले गए, मॉरिशस से बुलाया तो बालाघाट भेज दिया। तो बालाघाट तो नक्सलवाद के खिलाफ हमारी आइडियोलॉजी काम करती थी, हम लोग तो हमेशा युवा मोर्चे की समस्या कहते रहे, लेकिन चुनाव लड़ने के लिए भेजा वो अचानक फैसला था, वो भी प्यारेलाल जी ही उसमें कड़ी का काम उन्होंने किया, मुझे वापस बुलाया गया। जो मॉरिशस के राजदूत थे उन्होंने मुझे ये बात का संकेत दिया कि आप चुनाव लड़ने वापस जा रहे हैं, कहाँ से ये पता नहीं था। मैं एयरपोर्ट पर आया, मुझे पर्ची, विपिन दीक्षित मेरे मित्र थे, उन्होंने मुझे पर्ची दी कि हाँ कहना है, काय के लिए हाँ कहना है, वो भी उसमें लिखा नहीं था। मैंने कहा कि ठाकुर जी का क्या आदेश है, चुनाव लड़ना है, ठीक है सर। जैसे उन्होंने कहा कि बालाघाट लड़ना है तो मेरे पैर के नीचे हुई जमीन खिसक गई। मैंने उनको कहा कि वहाँ तो जातिवाद है, शराब है, और दोनों का विरोधी हूँ। मेरे खाते में उस दिन 29,000 रुपये एज ए DG। तो मैं कहा पैसा नहीं है, चुनाव कैसे लड़ूंगा, पैसा पार्टी लगाएगी। और फैसला हो गया कि चुनाव लड़ना है। फिर मैंने DG से रिजाइन किया, तो अटल जी ने कहा कि नहीं रिजाइन बाद में देना। मैं फिर उसमें अड़ गया कि मैं जीतूं या हारूं, इस पद पर वापस नहीं आऊँ। ये क्रूशियल टाइम था मेरे जीवन का दूसरा। तो मैंने कहा कि मैं इस पर वापस नहीं आऊँगा, मैं जानता हूँ कि मैं इसी सेक्रेटरी टिकट नहीं ले सकता, लेकिन मैं अगर हार जाऊँगा तो यहाँ पर नहीं आऊँगा, इस पोस्ट पर नहीं आना चाहता। उस समय मैं ग्वालियर LNCP का भी डायरेक्टर था, तो यहाँ से रिजाइन करने के बाद मैं वहाँ गया, वहाँ इस्तीफा देकर सीधे बालाघाट चला गया। बीच में एक अवसर आया कि जब शराब आप बांटेगे भी नहीं बांटोगे, तो परसों मैंने एक खिला रवैया अपना। एक छोटू करके एक लड़का था, मुस्लिम लड़का था, वो स्पीकर में हमारे साथ होता था पकड़ने के लिए, उसकी तरफ से जो इनका वो काम करता होगा। तो हम लौटते समय मुझे अच्छे से ध्यान है कि मैं बैहर से लौट रहा था मलाजगंज से। उसको हम सुलह दिया करते थे, और नक्सलवादी क्षेत्र था, सुरक्षा होती नहीं थी, मैं गाड़ी ड्राइव करता था लौटते समय, ड्राइवर को भी पीछे। मैंने सोचा कि मरना है तो जीरा लगाइए, चुनाव जीतेंगे या हारेंगे, इसमें समझौता नहीं करना चाहिए। आके मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, पार्टी की राय के लोगों कार्यकर्ताओं के नेताओं के खिलाफ कि ना तो शराब बांटूंगा ना बटने दूंगा, ये मेरे जीवन का लक्ष्य है, इसको मैं समझौता नहीं करूंगा। तो उस बात को लेकर बड़ा विद्रोह हुआ, लेकिन मैं मानता हूँ यदि वो फैसला मैंने नहीं लिया होता तो मैं चुनाव भी हारता, मेरा सिद्धांत भी बदल हो जाता। सिद्धांत भी बचा और चुनाव भी जीत गया। वो भी चुनाव बहुत अप्रत्याशित था, पूरी भाजपा के बड़े नेता विरोध में थे, हमको तो कह दिया, हम चुनाव लड़ने चले गए, लेकिन वो मेरे जीवन का सबसे अच्छा अनुभव और कालखंड है। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे नक्सलियों के बीच में फिर कैसे सांसद के तौर पर उन्होंने काम किया। नरसिंहपुर से जब पार्टी से बगावत की एक नई पार्टी बनाई तो नरसिंहपुर में पार्टी का सफाया हो गया, और जब पार्टी में शामिल हुए तो वहाँ कांग्रेस का सफाया हो गया। नरसिंहपुर से चुनाव लड़ना चाहते थे कि नहीं ये भी समझना चाहेंगे। अब दमोह से सांसद हैं, और वहाँ उन्होंने जब वो गए थे जो कुछ सोचा था, क्या कर पाए, लोगों से मिल पाए, कितने लोगों से मिले, और वहाँ वो क्या कर रहे हैं, आगे क्या सोचते हैं अपने राजनीतिक भविष्य के बारे में, इस बारे में बात करें। आज हम एक ऐसी शख्सियत से बात करेंगे मैं छात्र राजनीति में था, जिनका नाम संघर्ष के तौर पर भी जाना जाता है। देश का मंत्री बना दिया, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, संघर्ष खूब हुआ, केंद्रीय मंत्री रहे हैं। वो मेरे जीवन का सबसे अच्छा अनुभव। फिर बालाघाट जाना पड़ा। तो बालाघाट तो नक्सलवाद के खिलाफ हमारी आइडियोलॉजी काम करती थी। मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे देश में उनका नाम है। एक मुलाकात। AKS यूनिवर्सिटी सतना 100 एकड़ से ज्यादा हरा भरा कैंपस। विश्वविद्यालय में देश के 16 राज्यों से विद्यार्थी। मध्य प्रदेश के राज्यपाल एवं केंद्रीय मंत्री भारत सरकार द्वारा अवॉर्डेड AKS यूनिवर्सिटी सतना। कुलपति डॉक्टर PK बनिक के कुशल नेतृत्व में संचालन। IITs, NITs एवं प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों से फैकल्टीज। फॉरेन यूनिवर्सिटीज, उद्योग जगत एवं IIT मुंबई जैसे संस्थानों से अनुबंध। यूनिवर्सिटी के छात्रों ने राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में प्राप्त की फर्स्ट पोजीशन। एक्सीलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर एवं लैब फैसिलिटी, रेगुलर ऑनलाइन क्लासेस, एग्रीकल्चर फार्म व पॉली हाउस,
उद्योगों की मांग के अनुरूप पाठ्यक्रम, छात्राओं के लिए सुरक्षित कैंपस, 700 से ज्यादा केंद्रों द्वारा निगरानी, समय पर परीक्षा, समय पर परिणाम। इस रीजन में सर्वाधिक प्लेसमेंट, सभी पात्र विद्यार्थियों को इंडस्ट्री ट्रेनिंग, स्पोर्ट्स फैसिलिटी। AKS यूनिवर्सिटी सतना, यूनिवर्सिटी विद अ डिफरेंस। आज हम एक ऐसी शख्सियत से बात करेंगे मैं छात्र राजनीति में था, जिनका नाम संघर्ष के तौर पर भी जाना जाता है। देश का मंत्री बना दिया, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, संघर्ष खूब हुआ। केंद्रीय मंत्री रहे हैं, वो मेरे जीवन का सबसे अच्छा अनुभव। फिर बालाघाट जाना पड़ा। तो बालाघाट तो नक्सलवाद के खिलाफ हमारी आइडियोलॉजी काम करती थी। मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे देश में उनका नाम है। एक मुलाकात। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हमारे साथ मध्य प्रदेश के दिग्गज नेता सांसद प्रहलाद पटेल हैं। प्रहलाद जी से मैं चर्चा कर रहा था कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र में उन्होंने सांसद के तौर पर कैसे काम किया। हमने भी देखा है लोगों की छतों पर खड़े होकर साफा बांधकर वो कुछ मदद कर रहे हैं आपदा के समय, इस तरह की चीजें भी उन्होंने की। तो क्या नक्सलियों की तरफ से उन्हें किस तरह के थ्रेट आए, उसके अलावा वो क्या किस तरह की उन्होंने स्थितियों का सामना किया, और फिर वहां से आने के बाद उनका वहां के लोगों से किस तरह का संपर्क है? नहीं, ये दो पक्ष हैं। तो नक्सलवाद के खिलाफ है। उस अभियान में अब तो रिटायर्ड होगा को नाम दे सकता हूँ, आदरणीय पीएल पांडे पुलिस अधिकारी थे। उनने हम सबने पैदल यात्रा की थी जो बेस कैंप्स पर, जहाँ नक्सलवादी सबसे ताकतवर थे, और सब लोगों ने उनको आश्वासन दिया। मैंने तो ये कहा कि बता तो समय बताइए, मैं आपके साथ चलूंगा। अल्टीमेट में अकेले ही और मेरे लोग ही साथ रहे, कोई और उनके साथ गया। तो ये आइडियोलॉजी का सवाल था, बनने का डर सबको रहता है, बालाघाट पे ताकतवर थे। लेकिन मैंने पहले दिन से आखिरी दिन तक कभी भी समझौते का तो सवाल नहीं पता होता, मैंने पूरी ताकत से उनका विरोध किया। तो उस बात से मैं एटलीस्ट में भी रहा, काफी ऊपर उनकी लिस्ट में, लेकिन डायरेक्ट मुझे कभी धमकी नहीं मिली। मेरे घर में एक बार जरूर कुछ ऐसे देखी जैसी हुई, बाकी कोई घटना मेरे घर से नहीं होती। हाँ, एक माइंस जरूर ट्रेस हुई, उसमें बचा मैं जरूर 2-3 बार, ये बात सही है। लेकिन जब भी कोई घटना घटी तो पहला आदमी मैं था जब गया, चाहे हमारा पुलिस अधिकारी मारा गया हो, एसपी भले ना गया हो, लेकिन प्रहलाद पटेल जरूर गया। दूसरा एक था कि दूसरा हिस्सा था जो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन का था कटंगी का, वहां बांध फूटा, तो उस बांध में जमनिया गांव पूरा खत्म हो गया और बाकी 13 गांव प्रभावित हुए। वो मैंने बसाए। मतलब कोसम घाट जब मैं सिवनी का सांसद था, जबलपुर के बाद भूकंप आया, जब मैं DCNY केस था तो चमोली के 2-7 गांव बसाए। ये मेरा तीसरा अनुभव था जिसमें हमने रचनात्मक काम किया, और तीनों जगह पर। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि जहां भी मैंने सोशल वर्क किया, मैं वोट मांगने नहीं गया। तो पार्टी ने मुझसे कहा नहीं, कहा तो मैंने इनकार कर दिया। मेरा मानना यह है कि सामाजिक काम उत्तरदायित्व अलग बात है, और आपकी वोट मांगने का तरीका अलग बात है। लोगों को ठीक लगे तो करें, कैश नहीं करना चाहिए। मैं हमेशा इस मत पर रहा हूँ, और इसलिए बालाघाट के लोग आज भी वो ये कहते हैं कि आप छोड़कर हमें गए, क्योंकि पार्टी ने पर मुझे छिंदवाड़ा चुनाव लड़ने के लिए मौका दिया। जबलपुर में चुनाव लड़ने का मौका था, छिंदवाड़ा चले गए। जबलपुर बहुत आसान था, और आप जैसे बड़े नेता को चुनाव जीतकर भी आना चाहिए, बहुत जरूरी भी है पार्टी के लिए भी, बाकी चीजों के लिए भी, और खासतौर से जबलपुर जैसे क्षेत्र के विकास के लिए भी। तो ऐसा क्यों लगा कि छिंदवाड़ा ही जाकर चुनाव लड़ना है, जबकि वहां तो चुनाव जीता जा सकता है, ये सोचना? नहीं, मैंने आपको बताया कि मैंने कभी चुनाव जीतने हारने पर विचार नहीं किया। राकेश सिंह सांसद हैं, मेरे मित्र थे। राजनीति में कई बार आप जब बैठते हैं कुछ बातें निकल जाती हैं। विधानसभा के चुनाव के समय वो पार्टी लड़ना चाहते थे, लेकिन नहीं हो पाया। ऐसी परिस्थिति बनी, हमारी चीफ मिनिस्टर थे। कमिटमेंट होता है, हो गया पूरा। मुझे कहा गया कि छिंदवाड़ा लड़ना है, लड़ गया। तो मुझे लगता है कि इसमें मैं, चूंकि मेरी प्रवृत्ति कभी जीतने हारने के प्रति नहीं रही है। हाँ, जबलपुर बड़ा केंद्र है, उसको मुझे आलोचना का शिकार भी होना पड़ा, लेकिन नियति कुछ काम कराती है, मुझे ऐसा लगता है। मैं तो इसको इस दृष्टि से देखता हूँ, टालता नहीं हूँ, लेकिन ये सच है कि नियति ने जो करना था, क्योंकि आगे भी कुछ हुआ है, तो मैं समझता हूँ उसी का एक रास्ता था जो बन गया। पार्टी छोड़नी पड़ी, नाखुश हुए, एक नई पार्टी बनाई, उसमें भी बहुत कुछ किया, कुछ विधायक भी जीते, लेकिन वो क्या अनुभव था, ऐसा क्यों? वो उसको भी ठीक मानता हूँ। लोग हालांकि मेरी आलोचना करते हैं कि मैं ऐसे हो जाता है, वैसे हो जाता है। मैं ये भाग्यवान के खेल पर ज्यादा चलता नहीं। मैं हमेशा उसको कुछ लोग नकारात्मक सोचते हैं। मैंने भ्रष्टाचार के खिलाफ जितने मामले उन दोनों उठाए,
आज भी वो एग्जिस्ट जीवंत है। जी। दूसरा, मैं नर्मदा परिक्रमा में गया उसी बीच, वो मैं सोचता हूँ जीवन में मैं शायद कभी नहीं करता था। और हम दोनों पति पत्नियों ने नर्मदा परिक्रमा कर ली, ये मैं सोचता हूँ इस जन्म में संभव नहीं था। मैंने आप परम पूज्य वासु जी के मार्गदर्शन में स्मैक के कैंप लगाए, चीफ मिनिस्टर ने मुझसे कहा, वो काम सफल हुआ। कुछ ऐसे काम हुए हैं जो मैं जीवन में शायद दोबारा नहीं कर सकता। तो मैं तो संतुष्ट हूँ, मुझे दिलासा देने के लिए नहीं, लेकिन हाँ, मेरे कार्यकर्ताओं को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ा, उनको नुकसान खूब हुआ, मेरे जिले को नुकसान हुआ, इस बात को मैं स्वीकार करता हूँ। हो सकता है कि मुझे भी राजनीतिक नुकसान हुआ हो, लेकिन मैं अपने हानि, खुद के निजी नुकसान का आकलन कभी करता नहीं। इसलिए मेरे सहयोगी अगर दुख व्यक्त करते हैं तो उनका दुख जायज है, कितना नहीं जल्दी। उमा जी के साथ बहुत घनिष्ठता थी और फिर चर्चाएं बहुत समय समय पर बहुत तरह की होती रही कि अब उस तरह के संबंध नहीं रहे हैं। ये क्या, अगर इसको आप कुछ शेयर करना चाहें? देखिए, उमा जी बड़ी नेता है और मैं उनके साथ गया था, उन्होंने मुझे नहीं कहा था। जब मैंने पार्टी से इस्तीफा दिया था तो वो उससे खुश नहीं थे, क्योंकि शायद वो पार्टी से वो छोड़े हम, तो उनको तो बाहर दिया था, मैंने पार्टी छोड़ी थी, लेकिन उस दिन वो खुश नहीं थी तो मैंने पार्टी छोड़ी। लेकिन मैंने आपको कहा ना कि मैं कभी भी हानि लाभ की तरह विचार नहीं करता था। मुझे लगता था, और मैंने वो कमिट किया था कि अगर दो लोग आपके साथ होंगे तो मैं और आप होंगे, आपका भाई हो या ना हो। तब उन्होंने अयोध्या के प्रस्थान की बात कही, तो मैंने कहा मैं दोनों काम नहीं कर सकता कि मैं आपके साथ भी चलूँ और बीजेपी में भी रहूँ, इसलिए मैंने वो रिजाइन किया। बल्कि इस्तीफा देते दिन तक मेरे भाई एमएलए थे, मैंने उनके घर में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, उनको नहीं मालूम था कि मैंने रिजाइन करने के लिए प्रेस बुलाई है। तो मैंने अपने जीवन में कुछ कदम ऐसे उठाए हैं जिसमें मैंने किसी से पूछा नहीं और अपने फैसले खुद किए। इसलिए उमा जी से हमारा न बनने का कारण जो मतभेद आए वो बड़ी कहानी है। लेकिन एक बात मैं मानता हूँ कि मैं उमा जी के साथ गया था कि उमा जी के मतभेदों को कभी सार्वजनिक रूप से क्या कारण है बताना मेरा कमिटमेंट है कि मैं बहुत बड़ी नेता हूँ। उनके साथ उस समय जो घटा वो मुझे लगा कि वो खराब हुआ, मैं उनके साथ गया, मैंने उनके साथ मिलकर एक पार्टी बनाई और हमारे और उनके बीच में मतभेद हुए कार्यप्रणाली को लेकर, मैं उनसे अलग हो गया। इससे ज्यादा मैं कोई कारणों पर कभी गया नहीं हूँ, मैं शायद जाऊंगा। चुनाव इस बार आपने लड़ा, महाकौशल से बुंदेलखंड की तरफ चले गए। जाहिर सी बात है, अपने जिले अपने क्षेत्र में काम करने की सबकी इच्छा बहुत होती है, आपकी भी होगी, वहाँ से सांसद बनने की भी इच्छा रही होगी। अचानक ये फैसला आया, किस तरह से था, क्या प्रक्रिया थी, और फिर जब चुनाव में गए तो वहाँ क्या पाया? नहीं, मुझे होशंगाबाद लड़ने का कहा गया था, तो वो काम भी कर रहा था, उसमें कोई दो स्वाभाविक है। मैं पहली बार अपने घर से लड़ता, वो मौका मुझे नहीं मिला। मैं जिस दिन होशंगाबाद के संसदीय सम्मेलन को संबोधित करने जाना था तो जबलपुर एयरपोर्ट पर उतरकर पहला फोन माननीय नरेंद्र सिंह जी का आया कि मुझे होशंगाबाद की बजाय दमोह लड़ना है। मन में खराब तो लगता ही है, पर मैंने उनसे कहा कि आप घोषणा कल तक करोगे तो ठीक है, नहीं तो परसों में चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन मैं वहां जाऊंगा। संबोधित करने के लिए गया, मैंने किसी को एहसास नहीं होने दिया कि मैं यहाँ से चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन कार्यकर्ता का मन तो बनाना पड़ेगा जो एक साल से मन बनाकर बैठा है। तो मैंने कहा कि देखो, हम तो खाना बदोश है, हमको तो पार्टी जा कहेगी हम लड़ेंगे, मगर इस बार भाजपा जीत गई। स्वाभाविक को सब वातावरण भी था, मोदी जी का जो अभियान था, सबको लगता था कि सरकार बननी चाहिए, तो मन बड़ा होना अलग बात है। लेकिन जिस जन से मुझे कहा गया था तो जिस दिन घोषणा भी हुई, दमोह की घोषणा पहले हुई, हम आ गए, तो फिर उसमें मैंने पलट कर देखा नहीं। तो कुल मिलाकर ये सच था कि मैं होशंगाबाद लड़ना चाहता था, मुझे होशंगाबाद के लिए संकेत थे। इसमें कोई राजनीति देखते हैं? राजनीति नहीं, अब एक सिटिंग एमपी भाजपा में आए थे, पार्टी के अध्यक्ष ने कोई कमिटमेंट किया होगा, ये तो कोई होता था। आप वहाँ दमोह गए, मैं भी आपके साथ, मैंने एक दिन पूरी यात्रा की थी, एक दिन का पूरा कार्यक्रम आपके साथ बनाया था। उस समय आपने कुछ बातें कही थी कि यहाँ अभी भी एक तरह से सत्ता किसी और के हाथ होती है और वहाँ चुनाव कोई और जीतता है, स्थानीय स्तर पर और बाकी सारी जगह कुछ तब्दीली आई है। कि आप जल संकट की आपने बहुत बात की थी, जल संरचनाएं जिस तरह से होनी चाहिए, जितने काम हुए बुंदेलखंड पैकेज में, आप कुछ चीजें पटरी पर आई। नहीं, 2 साल में मैंने पहला मामला उठाया था कि बुंदेलखंड पैकेज धोखाधड़ी है।
सरकार ने स्वीकार कर लिया, सब वो लोकायुक्त को जांच चाहिए। ये मेरी बड़ी सफलता है लोकसभा में भी ना, क्योंकि काम करने की एजेंसी तो मेरी ही सरकार है। अपनी ही सरकार में इतना इस तरह से आपने वो किया। अपनी सरकार के कामकाज में जो लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं या जिन लोगों ने सजा दी, आप ये कल्पना करिए कि एक गरीब ही देखा के व्यक्ति को अगर एक बार कोई लाभ मिल जाता है तो पोर्टल पर वो 2000 रुपये उसने टॉयलेट के लिए लिए थे तो उसको 12,000 नहीं मिलेंगे, वो टॉयलेट उसका है नहीं। एक गांव में 85 लाख रुपए नल जल के लिए मिल गया है, पोर्टल पर तो 85 लाख मिल गया तो दोबारा उसको भी नहीं मिलेगा। जहाँ एक बूंद पानी का संकट हुआ, इतना बड़ा अपराध कर रहे हैं आप, ये मेरा आर्गूमेंट था। और इस आर्गूमेंट से सरकार के लोग भी सहमत हुए और बाकी लोग भी सहमत हुए। उसमें गुनहगार कौन है, सजा कौन पाएगा मुझे नहीं पता, लेकिन एक बात साबित हो गई कि हाँ 100% नल जल योजना बुंदेलखंड प्रदेश की वो बंद है और ये अपराध करने वाले लोग बाहर है, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये बात तो सफल हुआ। दूसरा मुझे लगता है कम्युनिटी तरीके से हमें शुरू करना चाहिए। बुंदेलखंड पैकेज की जो भी जल स्रोत है उनका कैचमेंट बहुत प्रैक्टिकल है, चाहे वो बरमालकालीन हो, चाहे चंदेलकालीन हो, चाहे दमोह के हो, हर पहाड़ी एक कैचमेंट है। मैंने बेलाताल साहब करके साबित कर दिया कि हाँ कितनी भी अकाल मतलब 1/3 वर्षा में भी पानी रह सकता है, आज भी उसमें है। अब इस बार भी कुछ काम हुआ है, तो मुझे लगता है उसमें हम पूरी तरह से सफल नहीं हुए, लेकिन दमोह में जो भीषण संकट होना था वो भी टल गया। अभी स्थायी समाधान नहीं हुआ, लेकिन मुझे लगता है इस साल से हम लोग उस पर काबू में रखेंगे और स्थायी समाधान उसका निकल आएगा। इस बीच में हमने नर्मदा से जल लाने का और हमारी तीनों नदियों में ब्यारमा, सुनार में डालने की बात की है, तो उससे भी एक संकट दूर होगा। 3 जिले कैसे समन्वय बैठाते हैं, अपने क्षेत्र में आप जा पाते हैं, एक बड़े कद के नेता हैं, नॉर्थ ईस्ट की एक बड़ी जिम्मेदारी है आपके पास पार्टी की ओर से, तो कैसे और आपने अपने क्षेत्र में कितने क्षेत्र में दौरा कर शनिवार को लिया? इतना बड़ा शनिवार को हमारा मुसलमान होता है। मैं शायद देश का पहला सांसद हो जाऊंगा जुलाई लास्ट तक, जहाँ जीतने के बाद मैं 100% बूथों पर गया हूँ। ऐसे बूथों पर भी गया हूँ जहाँ आज़ादी के बाद कोई सांसद नहीं गया। मुझे लगता है ये आपकी कार्यप्रणाली पर निर्भर करता है। जैसे ITBP का फायरिंग रेंज, मल्टी वेपन स्कूल 2100 करोड़ की योजना है आ गई। जैसे हमारे यहाँ पर अभी गैस निकल आई है, बहुत बड़ा काम है। लोहा उसकी भी एक स्मेल्टिंग प्लांट वहाँ लगने वाला है। तो चौथा एक बड़ा काम है कि वहाँ पर हीरा का एक्सपेंशन हुआ बहुत बड़े एरिया। तो बुंदेलखंड कंगाल नहीं है, हमने उसको बेहतर ढंग से मैंने कोऑर्डिनेशन उसका ठीक से नहीं किया, समन्वय नहीं किया, वो कार्य मुझे लगता है। बाकी तो